एवरीवन, वेलकम टू आईआरसी केमिस्ट्री चैनल। इस वीडियो में हम लोग कुछ वेरिएशनल मेथड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था वेरिएशनल मेथड का कि वहाँ पे किस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में CSIR नेट गेट में जो आ चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेरिएशनल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन हार्ड वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ a यूजिंग द वेरिएशन फंक्शन phi of x into a minus x. Also find whether this phi x wave function is acceptable or not. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रायल वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत डीप डिस्कशन किया था हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ आप लोग देख लो। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो हमें ट्रायल वेव फंक्शन दिया गया है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो पहला जॉब जो हमारा होगा, सबसे पहले फंक्शन को नॉर्मलाइज करो। तो ये एकदम सिंपल मैथ है, इसलिए मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना करें हम लोग। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए देखो, फाई स्टार इंटू फाई एक्स अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट लेता हूँ ट्रायल वेव फंक्शन का तो वो कोई कांस्टेंट आएगा क्योंकि वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। फिर मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है RHS में उसे LHS में कुछ इस टाइप से लिख लिया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये अब किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फाई स्टार और फाई एक्स डिवाइडेड बाय रूट a इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। सो अगर हमें नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को कैलकुलेट करना है तो हमें a की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, जस्ट इसको इंटीग्रेट किया, रूट a को बाहर लिख लिया a की तरह। अब इसको मैंने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने से a² x² प्लस x4 माइनस 2x³ dx। ठीक है, फिर इसको मैंने इंटीग्रेट किया है, आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करके a की पावर 5 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू सभी को दिख रही होगी, a रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 30। फिर मैंने क्या किया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या था, फाई एक्स डिवाइडेड बाई रूट a की वैल्यू मैंने रख दी, मेरे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप सभी को पता है हमें क्या करना है, E जो मैंने फॉर्मूला बताया था, फाई एक्स इंटू एच कैप फाई एक्स। ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। 0 to a हमारे पास लिमिट है और यहाँ पे फाई एक्स की वैल्यू क्या है, x इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 30 बाई a की पावर 5, a रेज़ टू द पावर 5 रूट। ठीक है, इंटू माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू एक्स इंटू रूट 30 डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर 5, ओके, x इंटू a माइनस एक्स इंटू dx। अब आप क्या करो, रूट 30 बाई a रेज़ टू द पावर 5 को बाहर निकाल लो, लाइक दिस, 30 बाई a रेज़ टू द पावर 5, 0 टू a। ठीक है, a x इंटू a माइनस एक्स, एच कट का स्क्वायर बाई 2m, इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं। अब उसको डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 2 बार, तो हमारे पास ये आ जाएगा -2 इंटू dx। बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है। फिर यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू -2 इंटू 30 बाई a रेज़ टू द पावर 5, ओके, 0 टू a, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, 2 से 2 कैंसिल और ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी h एट का स्क्वायर बाई m इंटू 30 बाई a रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, ax² बाई 2 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा ax³ बाई 3 और लिमिट होगा 0 टू a। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें हम लोग, ये आ जाएगा एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, ये आ जाएगा 30 बाई a रेज़ टू द पावर 5 और ये आ जाएगा आपका a³ डिवाइडेड बाई 6। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ma²। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गैस एनर्जी निकाल लिया करस्पॉन्डिंग टू ट्रायल वेव फंक्शन। देखो, कभी भी वेरिएशन प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आपको अगर एग्जैक्ट एनर्जी निकालना है तो सेम यही आपको फॉलो करना है मेथड। ये हम लोगों ने गैस एनर्जी निकाल लिया। अब हमें बताना है वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो आप क्या करो, परसेंटेज एरर निकालो। परसेंटेज एरर का मतलब है कि जो आपकी गैस एनर्जी है वो ट्रू एनर्जी से कितनी दूर है। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालते हैं कि कितना एरर है। तो उसके लिए क्या करोगे,
जो गैस एनर्जी वाला फंक्शन है, सब्ट्रैक्टेड बाय ट्रू एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट डिवाइडेड बाय ट्रू एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब आपको सभी को पता है पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, h²/8ml² होती है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, π² h², ठीक है, डिवाइडेड बाई 2ma², इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। अब आप क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो नॉर्मली, 5h² माइनस π² h² डिवाइडेड बाई 2ma², ठीक है, डिवाइडेड बाई π² h² 2ma², ठीक है, ये है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.42% आ जाएगा आपके पास। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब कभी भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमेशा वो जो वेव फंक्शन होगा एक्सेप्टेबल होगा। सो ट्रायल वेव फंक्शन इज़ एक्सेप्टेबल, ट्रायल वेव फंक्शन इज़ एक्सेप्टेबल। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आप एनर्जी निकालो, एनर्जी निकालने के बाद जो वेव फंक्शन आपको दिया गया है वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल और नॉट, तो ये तरीका है उसको फाइंड करने का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द वेरिएशनल फंक्शन हैव एक्सेप्टेबिलिटी फॉर अ पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव इन 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ L इज। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। आपको 3 ट्रायल वेव फंक्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रायल वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको 1 डायमेंशनल बॉक्स दिया गया है। तो आपको पता है कि 1D बॉक्स के लिए, 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, साई ऑफ 1x is equals to √2/L sin nπx/L, sin nπx/L ये होता है, ठीक है। n की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होता है, तो ये सभी को पता होगा। वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन होता है ये, ठीक है, वेव फंक्शन होता है ये। यहाँ पे x = 0 और ये होता है x = L। तो इस वेव फंक्शन से क्या पता चलता है, इस वेव फंक्शन से ये पता चलता है कि अगर x आपका 0 है तो वेव फंक्शन भी 0 हो जाएगा, अगर x आपका L है तो भी आपका वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। मतलब बाउंड्री कंडीशन के लिए आपका वेव फंक्शन वैनिश होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में x, अगर मैं ट्रायल वेव फंक्शन लेता हूँ तो x = 0 के लिए ये वैनिश हो जाएगा, ये फंक्शन वैनिश हो जाएगा, लेकिन x = L के लिए वैनिश नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से x² के लिए भी कर लो तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि x = L के लिए वैनिश नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेबल, ओके, नॉट एक्सेप्टेबल। अब हम देखते हैं ये x² × a - x²। सो x = 0 के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, वैनिश, ठीक है। और x = a के लिए जो कि लेंथ है, आप L भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, वहाँ पे भी ये फंक्शन क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है। मतलब ये क्लियरली ग्राउंड स्टेट फंक्शन को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से ग्राउंड स्टेट 1 डायमेंशनल बॉक्स का x = 0 और x = a के लिए वैनिश हो जाता है, उसी तरीके से ये ट्रायल वेव फंक्शन भी वैनिश हो जाता है। सो दिस इज द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ 1 डायमेंशनल पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन एटम के लिए आपको 3 ट्रायल वेव फंक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड ट्रायल वेव फंक्शन एक्साइटेड स्टेट के लिए है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, और जो थर्ड ट्रायल वेव फंक्शन है n1 × e⁻⁻⁴ इज द ट्रायल वेव फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और उन तीनों ट्रायल वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको एनर्जीज दी गई हैं। E1, E2, E bar is the energy corresponding to ground state, second trial wave function and first trial wave function के corresponding energies हैं। तो आपको बताना है इनके बीच में रिलेशन, और ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप सबसे पहले तो दिमाग में यही आता है, फर्स्ट ट्रायल वेव फंक्शन है, सो E bar is greater than E2 is greater than E1, ठीक है। इस टाइप का क्लिक करता है और पहला ऑप्शन भी यही है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको E1, E2, E bar दिया है। अब ध्यान से देखिए, जो भी वेरिएशनल मेथड में जिस भी एनर्जी को हम कंपेयर करते हैं, सपोज
आप उन्हीं एनर्जीज़ को कंपेयर करते हो जो सेम स्टेट के होते हैं। जैसे अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपने गेस करके निकाली है तो उसको एग्जैक्ट वाले के साथ ही कंपेयर करोगे, यस और नो। फिर उसी तरीके से अगर आपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपने क्या किया, दो लोग हैं, दोनों लोगों ने वेव फंक्शन को गेस किया और गेस करने के बाद दो गेस्ड एनर्जीज निकाली। तो उन दो एनर्जीज जो आपने निकाली गेस करके दोनों लोगों ने, वो सेम स्टेट के लिए निकाली, तो उन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। मैं जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी गेस करके मैंने निकाला है उसको मैं ग्राउंड स्टेट के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द वेव फंक्शन रिलेटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो वेव फंक्शन के बीच में रिलेशन है मुझे उसके बारे में नहीं पता। वेरिएशन मेथड में हम उन्हीं एनर्जीज को कंपेयर करते हैं जो सेम स्टेट के होते हैं। तो E बार और E2 सेम स्टेट के लिए हैं, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हैं, तो मैं उन्हीं दोनों में कंपैरिजन निकाल सकता हूं। मैं E बार E2 E1 का E बार और E2 से कोई लेना देना नहीं है। आप उनको तभी कंपेयर कर सकते हो जब आपके पास E1 E2 और E बार की बिल्कुल इंडिविजुअल वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर रखी है, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, E बार एंड E2 सिर्फ कंपेयर किए जाएंगे, ठीक है। E बार एंड E2 ओनली कंपेयर। क्यों कंपेयर होंगे? क्योंकि ये दोनों एनर्जीज सेम स्टेट के लिए हैं। किसके लिए हैं? सेम स्टेट के लिए। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, हम दोनों इसी दोनों ट्रायल वेव फंक्शन के एनर्जीज को कंपेयर करेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि E बार इज ग्रेटर देन और लेस देन E2? क्योंकि हमें नहीं पता कि फर्स्ट ट्रायल वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है और सेकंड ट्रायल वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एनर्जीज कितनी है, हमें नहीं पता। तो बिल्कुल आप बता भी नहीं सकते, ठीक है। अगर आप बताओगे तो इन दोनों की करस्पॉन्डिंग एनर्जीज निकालोगे, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है, इतना सारा मैथ्स, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है। अब ऑप्शन देखो, पहले 3 ऑप्शन में E1 E2 E बार तीनों को कंपेयर कर रखा है, विच इज़ रॉन्ग। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें E बार और E2 को कंपेयर किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आपको कोई कंसर्न नहीं लेना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मुझे किस एनर्जीज़ को कंपेयर करना है। तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन था, CSIR में आ चुका है, ठीक है। वेरिएशनल प्रिंसिपल में आपको उन्हीं एनर्जीज़ को कंपेयर करना है जो सेम स्टेट के लिए होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ट्रायल वेव फंक्शन दोनों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के थे, E बार और E2 दोनों एनर्जी भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए थे, इसलिए हमने उन दोनों एनर्जीज़ को ही कंपेयर किया है। और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें इन दोनों को कंपेयर किया गया है, इसलिए वही ऑप्शन ट्रू है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रायल वेव फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको ट्रायल वेव फंक्शन का कराया, आपने एनर्जी कैलकुलेट किया। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताया मैंने कि किस तरीके से हमें बताना है कोई भी ट्रायल वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन में कंपैरिजन कैसे करना है हमें ये पता चल गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आप लोग, शाई एक वेव फंक्शन दिया गया है आपको, ये एक ट्रायल वेव फंक्शन है। अब ये जो ट्रायल वेव फंक्शन है, ये ट्रायल वेव फंक्शन 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, और अगेन इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी उसको मैं बोलता हूँ वो E आएगी। अब आपको बताना है कि ये जो गेस्ट एनर्जी है ये किस ऑप्शन को फॉलो करेगा, ये किससे ज़्यादा होगा किससे कम होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको E की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। आप यहाँ पे सबसे पहले ये पता करो कि ये जो वेव फंक्शन आपको दिया गया है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ये किसके करस्पॉन्डिंग है। क्या ये गेस्ट वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट का है, क्या ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है, क्या ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का है, सबसे पहले ये पता करना है। तो उसको पता करने के लिए आप इस वेव फंक्शन के नोट्स निकालो। नोट्स निकालने के लिए वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मैंने इसको 0 रख दिया। अब वेव फंक्शन में 2 पार्ट है, एक तो क्वाड्रेटिक पार्ट है और एक एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो एक नंबर है, तो हमें किसको 0 करना पड़ेगा, बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आपको पता है यहाँ से मेरे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट बीटा, मतलब इन 2 वैल्यूज़ के लिए वेव फंक्शन हमारा क्या होगा, वैनिश होगा। इसका मतलब नोट्स कितने हो गए, नोट्स हो गए टोटल 2, नोट्स हो गए टोटल 2। कैसे पता चला, x की वैल्यू निकालनी ना। x की वैल्यू अगर आप प्लस 1 अपॉन रूट बीटा रखते हो या माइनस 1 अपॉन रूट बीटा रखते हो, दोनों के लिए ही वेव फंक्शन आपका वैनिश होगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर वेव फंक्शन में नोट्स कितने हैं, 2 हैं।
अब आपको पता है अगर नोड्स 2 है इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, 2 के बराबर होगा। क्लियर होगी बात। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, 2। तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग जो एग्जैक्ट एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एग्जैक्ट एनर्जी होगी, ये इसको हम लिख लेते हैं n प्लस हाफ एच न्यू, ठीक है, या इसको आप कर सकते हो n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसको एग्जैक्ट लिख देते हैं, एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट एनर्जी कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 2 रख दो तो ये आ जाएगा 5/2 एच कट ओमेगा, या फिर इसको लिख दो 2.5 एच कट ओमेगा। मतलब जो वेव फंक्शन आपको ट्रायल वेव फंक्शन दिया गया है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए दिया गया है, और उस सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो ट्रू एनर्जी है वो 2.5 एच कट ओमेगा है। इसका मतलब अगर जो मुझे वेव फंक्शन दिया गया है ट्रायल उसके करस्पॉन्डिंग मैं एनर्जी निकालता हूँ, ये रहा वो एनर्जी E निकाला, तो ये एनर्जी वेरिएशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमेशा 2.5 एच कट ओमेगा से ज़्यादा होगी। दिस इज़ द आंसर। आपको कोई भी एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, जस्ट आपको वेव फंक्शन से पता चल गया। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका बी होगा, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, एक नया कंसेप्ट पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो दी गई है 0.125 एच स्क्वायर ओवर 8 ml², ये आपको दिया गया है, ठीक है, हैज़ अ ग्राउंड स्टेट एनर्जी दैट मच। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द अबव हैमिल्टोनियन विथ साई एक्स इक्वल्स टू x माइनस ए, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ये एक ट्रायल वेव फंक्शन है और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कितनी है, E1 है, ठीक है। और एक दूसरा वेव फंक्शन है, दिस इज ψ1, दिस इज ψ2, जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, x इंटू एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से एक और वेव फंक्शन बनाया गया है, इस तरीके से। ये हो गया C1 प्लस ये हो गया C2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो दूसरा वेव फंक्शन है जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, इसके करस्पॉन्डिंग जो गैस एनर्जी आई है वो E2 आई है। अब आपको बताना है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है जिसको मैं E0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको E0 से रिप्रेजेंट कर दो। अब आपको E0, E1, E2 में रिलेशन बताना है। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि वेरिएशनल प्रिंसिपल में जैसे जैसे मैं कोफिशिएंट्स को बढ़ाता जाता हूँ, जैसे C1 C2 को क्या बोला जाता है, C1 C2 को बोला जाता है वेरिएशनल पैरामीटर। तो किसी भी वेव फंक्शन में जितने ज़्यादा वेरिएशनल पैरामीटर होंगे, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो उतनी ज़्यादा क्लोज होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी वेव फंक्शन में जितने ज़्यादा वेरिएशनल पैरामीटर्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो गैस एनर्जी आएगी वो ट्रू ग्राउंड स्टेट एनर्जी के ज़्यादा क्लोज होगी एज कंपेयर टू दोज ट्रायल वेव फंक्शन विच हैव लेस नंबर ऑफ वेरिएशनल पैरामीटर। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिख रहा है ψ2 के करस्पॉन्डिंग जो E2 आया है वो इस ग्राउंड स्टेट एनर्जी के क्या होगा, क्लोज होगा। और जो ये E1 है इसमें वेरिएशनल पैरामीटर क्या है, एक भी नहीं है, तो ये E1 की वैल्यू ग्राउंड स्टेट एनर्जी से क्या होगी, दूर होगी, ठीक है। ये बात तो कंफर्म है कि E0 से E1 और E2 तो ज़्यादा होंगे, क्योंकि E1 और E2 गैस एनर्जीज हैं और वो E0 क्या है, ट्रू एनर्जी है। तो गैस एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू E0, ओके। अब E1 और E2 में कौन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कौन ज़्यादा होगा, E1 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू E2 एंड देन E0। कैसे पता चला, अभी मैंने आपको बताया E1 जो है E0 से ज़्यादा दूर होगा, E2 जो है E0 के पास होगा ज़्यादा। क्यों, क्योंकि E2 के केस में वेरिएशनल पैरामीटर्स ज़्यादा हैं, तो E2 की वैल्यू E1 से कम होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये भी CSIR नेट में आ चुका है। तो इस तरीके से आपको वेव फंक्शंस दिखते हैं जिसमें वेरिएशनल पैरामीटर्स ज़्यादा हैं, तो वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के पास ज़्यादा होंगे, मतलब उनकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपके सामने है, ठीक है। E1 सबसे ज़्यादा होगा, फिर E2 होगा, फिर E0, तो इसका आंसर B हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो गेट में भी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन एज इट इज़, आपको दिख रहा होगा
ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया कि इसी कंसेप्ट पे फिर से गेट में भी क्वेश्चन आ गया। ये देखो, दो वेव फंक्शन दिख रहे होंगे आपको। पहले वाले वेव फंक्शन में एक वेरिएशनल पैरामीटर है, दूसरे वाले वेव फंक्शन में दो वेरिएशनल पैरामीटर है। तो जो पहला वाला वेव फंक्शन है फाई वन के करस्पॉन्डिंग अगर आप गैस एनर्जी निकालते हो उसे बोलो E1, और जो फाई 2 है उसके करस्पॉन्डिंग निकालो वो क्या है E2। ठीक है, गिव द ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1 एंड E2। और जो ट्रू एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की उसको हम मान लेते हैं E0। अब आपको पता है ट्रू एनर्जी हमेशा कम होगा गैस एनर्जी से। गैस एनर्जी कौन कौन सी है, E1 और E2। अब E1 और E2 में E2 क्या होगा, स्मॉल होगा E1 से, क्योंकि E2 जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी के पास क्लोज होगा एज कंपेयर टू E1। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि किसी वेव फंक्शन में अगर आपके पास ज़्यादा वेरिएशनल पैरामीटर आ जाते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के पास, ट्रू ग्राउंड स्टेट एनर्जी के पास ज़्यादा क्लोज होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी पेपर में आ चुका है, E1 E2 EC। तो इसका आंसर क्या होगा, C होगा। तो हमने कुछ डिफरेंट टाइप के, मैंने कोशिश किया है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन